हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। यानी जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसका शॉर्ट में बोले बाबू तो CSO कहते हैं। और CSO के फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। इसका काम क्या है CSO का? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करता है। यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित तथ्य को क्या करता है? इकट्ठा करता है। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? यानी जो राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया है, इसका किसके साथ मर्ज कर दिया गया है? तो MGNREGA के साथ विलय कर दिया गया है। GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यानी भारत में GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम राज्य है। ठीक है, भारत में GST की बात करें तो 2016 के अधिनियम से 2017 में 1 जुलाई 2017 को पूरे राज्यों में यानी पूरे भारत में GST लागू हुआ था। GST सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुआ था। अगर भारत में पहली बार पूछे तो असम राज्य में लागू हुआ था। GST के बात करें दोस्त तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। GST 3 प्रकार के होता है, CGST, IGST और SGST। ठीक है, अभी IGST ख़त्म हो गया है, CGST और SGST है। CGST कहते हैं सेंट्रल GST यानी जो केंद्र सरकार लगाता है। SGST कहते हैं जो राज्य सरकार लगाता है। अच्छा सर, यहाँ तक तो हो गया। अब GST सर कौन सा कॉमन संविधान संशोधन है? तो 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन का संबंध GST से है। आप कहिएगा सर 100वां संविधान संशोधन किससे है? तो 100 बीघा कॉरिडोर। कितना? 100 बीघा कॉरिडोर किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। 100 बीघा बोला गया, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर। अच्छा सर, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन OBC आरक्षण से है। मंडल आयोग 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अब मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 में सौंपा था। उसके तहत क्या हुआ कि OBC का 27% रिजर्वेशन आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के अधिनियम से पारित हुआ, लागू हुआ। 103वां संविधान संशोधन का संबंध EWS से है। किससे? EWS यानी EWS जो होता है उसको 10% आरक्षण से है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन का संबंध SC/ST से है। किससे? SC/ST से। अब सर 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे होने जा रहा है? तो 105वां संविधान संशोधन, ये जो नियम अभी बना था ना, ये नारी जो लोकसभा वाला नारी वंदना योजना था ना, ये अगर लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा तब 105वां होगा। अगर बिल कहेगा तो 128वां होगा। यानी कौन सा बिल होगा? तो 128वां। अगर कहेगा कि संविधान संशोधन कौन सा होगा तो 105वां। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है तो जर्मनी। यानी जो गंगा नदी के सफाई करने के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू हुआ था ना 2014 में। नमामि गंगे परियोजना 2014 में गंगा नदी की सफाई से संबंधित है। अगर गंगा नदी की बात करें दोस्त तो गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? 2704 किलोमीटर। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जहाँ से निकलती हैं उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है? जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्यों से गंगा नदी होकर गुजरती हैं। अगर पूछे कि किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है तो वह है कौन सा? उत्तर प्रदेश। 1001 किलोमीटर 1104 ना 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। ठीक, कितना? 1140 किलोमीटर। और सबसे कम कह देगा तो झारखंड राज्य में एकदम छोटा सा कोना से होकर गुजर जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, आगे हम लोग
बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है वह निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने में। सुनिएगा, निम्नलिखित उपायों में से कौन सा ऐसा उपाय है जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? तो निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, यह मदद नहीं कर सकता है भुगतान स्थिति को सुधारने में। कहें कि निर्यात अगर कीजिएगा तो आपको उच्च शुल्क लगेगा, तो इससे भुगतान संतुलन की स्थिति नहीं सुधरेगा। सर सुधरेगा किससे? तो रुपया का अवमूल्यन करके। अब रुपया का अवमूल्यन आ गया, भारत में रुपये का कुल 4 बार अवमूल्यन हुआ है। कितना बार? 4 बार। अगर ईस्वी पूछे तो 3 बार ईस्वी में। कब कब बाबू? ईस्वी में पूछे तो 3। चलिए दोस्त, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? रेलवे। देश में सबसे बड़े क्षेत्र का संगठन कौन सा है? रेलवे है। चलिए देखिए, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? रेलवे है। और अब इससे पहले दोस्त अभी हम डिस्कस कर रहे थे मुद्रा का अवमूल्यन। तो भारत में टोटल 4 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। ऐसे ईस्वी में बात करें तो 3 ही बार ईस्वी में। कब कब? तो पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। तो 1991 में 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। इस प्रकार कुल कहे तो 4 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, लेकिन जनरली आपको देखने को 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन दिखा रहा होगा। ठीक है, तो किस वर्ष मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन हुआ था? तो 1991 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है बाबू? तो अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इससे पहले हम लोग जाने कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? रेलवे। अब रेलवे को देखकर क्या ख्याल है? भारत में पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी। नहीं, देश में बिजली से चलने वाली पहली रेल का नाम क्या था? दक्कन क्वीन। कौन था? दक्कन क्वीन। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, किसके शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन चली थी? सबसे प्रथम रेलगाड़ी चली थी तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। रेलवे भर्ती बोर्ड के गठन कब हुआ था? 1905 में। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बाबू? 1950 में। अच्छा सर, जो रेलवे था, रेलवे भर्ती बोर्ड का स्थापना हुआ था, तो रेलवे का जोन जो है कितना है? वर्तमान में कुल रेलवे का जोन 18 है। 18वां कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा? चलिए, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के फलस्वरूप वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है? तो औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण यह ऐसा है मुख्य कारक है जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना। कर्मचारी रेफरल योजना जो है बाबू, वह किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो सर कल्याणकारी योजना है क्या? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये सब क्या है? किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? रोडवेज है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो 2004 में, जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर बनाया गया। याद रखिएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता ने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब कहा था? 1948 में प्रथम बार जब नदी घाटी परियोजना कौन सा? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो वहीं पर कहा था कि नदी घाटी परियोजनाओं को यह आधुनिक भारत का मंदिर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना क्या कहलाता है बाबू? डंपिंग। ध्यान से सुनना,
कि अर्थव्यवस्था में डंपिंग क्या होता है। यह पेपर में कई बार पूछ चुका है कि डंपिंग का अर्थ क्या होता है। तो उत्पादन की वास्तविक लागत से, उत्पादन के, मान लीजिए पेन हो गया, तो पेन बनाने में जो वास्तविक, मान लो इसको हमको बनाने में 3 रुपया या खर्च, तो उत्पादन के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। अब इसके जो उत्पादन है इसके कम मूल्य से हम मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तब यह क्या कहलाएगा, डंपिंग कहलाएगा। अर्थव्यवस्था में इसको क्या कहेंगे, डंपिंग कहेंगे। यानी उत्पादन के लागत से कम खर्च में ही अगर हम इसको बेचेंगे तो क्या कहलाएगा, डंपिंग। तो घाटे की यह व्यवस्था है, समझ में आया ना। हाँ, डंपिंग का भी कंडीशन होता होगा कि डंपिंग, अगर माल मान लो अथाह बन गया, खराब हो रहा है, अब उसको डंपिंग करेंगे। डंपिंग के तहत क्या करेंगे, डंपिंग क्या होता है बाबू बता दिए। अभी मान लो प्रोडक्शन हमारा रखे रखे भी खराब हो जाएगा, 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला है। अगर इसको हम क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तो जो निकले वहीं निकल जाए, नहीं होता है। तो ये सब अर्थव्यवस्था में डंपिंग का होता है उद्देश्य। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया। तो उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, जो भी उपभोक्ता है उसको बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, इसलिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया। समझ में आ गया ना। अगर देखिए उपभोक्ता अपना अधिकार जान ले कि अगर आप कपड़ा लाएं किसी के दुकान से खरीद कर, उसके यहाँ के रसीद है आपके पास, अगर वो कपड़ा घर पर लाए, आपको वह कपड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार के उस कपड़ा में फटा निकल गया या कुछ इसी प्रकार का दिक्कत है, तो आप कपड़ा 15 दिन के अंदर तक रिटर्न कर सकते हैं। यह उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से आपको यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। और क्या सर, आपको मान लीजिए कोई ख़राब प्रोडक्ट दे दिया, एक्सपायरी डेट चीज़ मिल गया, आप उसको उपभोक्ता मंत्रालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करा सकते हैं निःशुल्क। समझ में आ गया क्या। आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ रहना चाहिए, उस दुकानदार का वैलिड जो रसीद वगैरह देता है वो रहना चाहिए। समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं है कि आप कपड़ा खरीद कर ला दी, अगर आपको कपड़ा नहीं हुआ है, कपड़ा में कोई डिफेक्टेड पाया गया, अगर उस कपड़ा को आप रिटर्न करना चाहती हैं, अगर वह दुकानदार अगले दिन या 2 दिन बाद भी जाते हैं नहीं लेता है, तो आप समझ जाइए आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको बता दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा राइट है। समझ में आ गया क्या। अगर आप बैंक में जाते हैं, लंच कह कर आपको काम को रोक दिया जाता है कि सारे स्टाफ लंच कर रहे हैं, तो यह जान जाइए कि आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, आरबीआई का गाइडलाइंस है, आपको लंच टाइम में कोई ना कोई एक स्टाफ काम करते रहेगा, उसमें 1 बाय 1 करके वो लोग खाएंगे। समझ गए ना। इसका कंप्लेन आप ऊपर के अधिकारी के पास कर सकते हैं, आरबीआई के साइट पर जाकर नंबर लेकर वहाँ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आप उस दौरान वीडियो बना लीजिए, ठीक है, आरबीआई के साइट पर अपलोड कीजिए कि इस बैंक का मैंने वीडियो बनाया हूँ, देखिए अभी कार्यकाल में मैं आया हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, सारे स्टाफ लंच पर है। समझ में आया क्या। तो ये सब उपभोक्ता कानून मंत्रालय के तहत ये सब लॉ है, आपको आज़ादी मिला है, ये सब स्वतंत्रता मिला है, ठीक है, कानून बनाया गया है, ये सब जानिए, जनहित में जारी कीजिए। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा, यानी युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो दिल्ली पुलिस द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था, तो कृषि ऋण मंत्रालय में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेषित होता है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेषित है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यही इसका तात्पर्य है। NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी
लिमिटेड है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से हस्तांतरण मूल्य का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो सुनिएगा, पेटेंट के संबंध में सही कथन को सुनिएगा। पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। यानी पेटेंट क्या बताता है? पेटेंट ध्यान से समझिए। पेटेंट जैसे हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाए ना, तो उसमें खुद का मेरा तरीका होना चाहिए। जैसे साइनोसॉफ्टेक का पेन हो गया, तो ये जो मॉडल है ये नहीं, हम इसी चीज़ से बनाएंगे लेकिन अपना अलग हट के मॉडल बनाएंगे। समझ में आ गया क्या? तो वही होता है पेटेंट। पेटेंट उसी वस्तु पर दिया जाता है, उसी वस्तु को मिलता है जिसका अलग हट कर हो। कोई दिक्कत है? चीज़ वही हो, जैसे ये भी प्लास्टिक का है, आप भी प्लास्टिक का बना सकती हैं, लेकिन अगर उसका मॉडल दूसरा होना चाहिए तब उस वस्तु को पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। जो पेटेंट है वह किसी वस्तु को आपको पेटेंट मिला है तो वह आप खुद के इस्टेब्लिश किए, उसको खुद को डिस्कवरी किए हैं, खुद बनाए हैं, तब आपको पेटेंट दिया जाएगा। आप पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। पेटेंट का कितना अवधि होता है बाबू? कोई भी वस्तु का पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये भी कानूनतः अपराध है। समझ में आ गया? पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लीजिए साइनोसॉफ्टेक का पेन जो बनाया है, इसका अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको अधिकार लेना, उससे ऑथराइज कराना पड़ेगा कि आप हमको इजाज़त दीजिए कि ये पेन हम भी बनाएं। समझ में आ गया क्या? जनहित में जारी। तब पेटेंट के बारे में समझ में आ गया ना? पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जबकि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग 10 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ मोबाइल ऐप ऐसा ऐप है बाबू जो सड़कों के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह सड़कों के देखभाल रख रखाव के लिए भारत का। अब आरंभ ऐप पर आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे आपका गांव का गली टूटा हो या रोड टूटा है तो उसका आप फ़ोटो वीडियो बनाकर आप उसको बेजाब्ते बोल दीजिए कि हम यहाँ का वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए इस इलाका का। आप आरंभ ऐप पर क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, इस ऐप पर भेज दीजिए, उस पर रैपिड एक्शन होगा। कहेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह जारी हुआ है। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को। यानी भारत के बाबू पश्चिम बंगाल राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना बाबू, वह किसके द्वारा प्रकाशित? अभी वर्तमान में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां है। कौन सा? ठीक है। अगर पूछे कि यह किसके द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य से सकल घरेलू उत्पाद का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर? देखिए आईएमएफ के मुद्रा के नाम है एसडीआर। आईएमएफ की मुद्रा का कहना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 1945 को हुआ था, 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। अब सर आईएमएफ के मुद्रा का नाम क्या है? एसडीआर। क्या है? एसडीआर। एसडीआर के फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसके तहत 5 प्रकार की मुद्रा है। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सर? तो एक हो गया डॉलर, दूसरा कौन सा हो गया? येन, जापान के येन, अमेरिका के डॉलर, अब ब्रिटिश पाउंड, ब्रिटेन के पाउंड, और चाइना के रेवेन्यू। एक कौन सा छूट रहा है? एसडीआर में 4 ही मुद्रा है ना, 5 है ना। जापान के येन हो गया, डॉलर हो गया, जापान के जिस मुद्रा का नाम है येन, ब्रिटिश पाउंड हो गया, रेवेन्यू हो गया। एक कौन सा है? यूरो। यूरो। एक कौन सा हो गया? यूरो। ठीक है। तो ये 5 मुद्राएं हैं एसडीआर के अंतर्गत। ठीक है।
धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतर्पौधीय साम्य से। यानी धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है बाबू? तो अंतर्पौधीय साम्य से। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है बाबू? आर्थिक रूप से क्या होती है? मजबूत होती हैं। यानी ब्लू चिप कंपनी क्या होती हैं? तो ब्लू चिप कंपनी वैसी कंपनी होती हैं जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती हैं। वैसी कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, याद रखिएगा। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। सुनना, जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो, जब एक अर्थव्यवस्था जो है वह मुद्रास्फीति के नाम सुने हो ना, उसके दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जो प्रत्यक्ष कर है उसको बढ़ा देना चाहिए। अब सर मुद्रास्फीति में क्या होता है? इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु के मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। कहीं कहीं देता है कि गिर भी जाता है मुद्रा का मूल्य, यानी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, खुद ही कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। यानी मुद्रास्फीति में वस्तु के मूल्य बढ़ेगा लेकिन मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खुद ही कहते हैं। अब इससे ऋणी को लाभ होगा, ऋणदाता को हानि। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो रिलायंस ने। किसने? रिलायंस ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो हरियाणा ने। ऑपरेशन दुर्गा महिला की सुरक्षा के लिए कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार। निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यूटीआई। ठीक है, यूटीआई निजी क्षेत्र का बैंक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5 करोड़। अरे बाप रे बाप, 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था कि प्रति वर्ष 5 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। पता चलल कि 1 करोड़ ना। मोदी जी भी 14 करोड़ के वादा किए थे। कितना के हम भूलियो गए हैं, 10 करोड़ के रोजगार के नाम। सरकारी जिला स्तरीय एजेंसी है कौन सा बाबू? तो कोऑपरेटिव बैंक। यानी सरकारी जिला स्तरीय एजेंसी कौन सी है? तो कोऑपरेटिव बैंक। चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं, मुस्कुराते रहिए। चलिए दोस्त, रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र इसने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। यानी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, यह पुस्तक किसने लिखा है बाबू? तो रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त, बहुत बढ़िया। देखिए, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस किसने इसका रचना किया था बाबू? तो जॉन आर मैकलेन। जॉन आर मैकलेन ने। ठीक है, विपिन बाबा कौन लिखले रहना हो? विपिन चंद्र। इसने द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखा था। किसने? विपिन चंद्र। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो विश्वेश्वरैया। किसने? विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा था 1936 में। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस है। ठीक है, कोई दिक्कत है? पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता। भारत की इस पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? तो इस पुस्तक का लेखक अगर कहें बात तो जेपी आंदोलन के दौरान भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। किस पर लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण पर। जिसके लेखक की बात करें तो MG देवा सहाय हैं। MG देवा सहाय है। तो यह पुस्तक जो है ना जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। ठीक, जेपी आंदोलन के दौरान किसने लिखा था बाबू? तो देव सहाय MG देव सहाय ने।
ठीक है, सुनिए। गबन के रचना किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध। ठीक है। एटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत बढ़िया। एटर्नल इंडिया। शाहनामा के लेखक कौन है बाबू? फिरदौसी। शाहनामा के फिरदौसी। ठीक है। प्लांट एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिन्हास, बी.एस. मिन्हास है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. मिन्हास। ठीक है। निम्नलिखित में से द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन। कौन है? कर्जन है। द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है बाबू? तो जनरल कॉल ने। जनरल कॉल, अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन है? तो डेविड डिरिंजर, डेविड डिरिंजर। दी अल्फाबेट के डेविड डिरिंजर हैं। दी प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? एंथोनी रीड तथा डेविस फिशर। द प्राउडेस्ट डे के लेखक कौन है? एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर है। आ गैलरी ऑफ रस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। आ गैलरी ऑफ रास्कल्स के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। खुद ही कहते हैं घर और अदालत, घर और पुस्तक के लेखक कौन है? लीला सेठ। लीला हिमाचल प्रदेश के प्रथम महिला उच्च न्यायालय, यानी पूरे भारत के प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन सा उच्च न्यायालय के? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसने कौन सी पुस्तक? तो घर और अदालत पुस्तक लिखी थी। घर और अदालत। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। इस पुस्तक को किसने लिखा था? महेंद्र कुलश्रेष्ठ। महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। इमेजिंग इंडिया, कौन इंडिया? इमेजिंग इंडिया के लेखक कौन है? नंदन नीलेकणी, नंदन नीलेकणी इमेजिंग इंडिया के कौन है? लेखक है। ठीक है। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एस.आर. सुब्रमण्यन, टी.एस.आर. सुब्रमण्यन। गोदान और गबन, गोदान और गबन के रचयिता कौन है बाबू? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। निर्मला, निर्मला के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। मौसी न, इसकी मौसी के नाम है। निर्मला के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। कोई दिक्कत? अच्छा, सो बिजनेस शशि थरूर। सो बिजनेस किसकी है पुस्तक बाबू? शशि थरूर के। सर्किल ऑफ रीजन, सर्किल ऑफ अमिताभ घोष, अमिताभ। लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है बाबू? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक बताइए जल्दी। रसेल कार्सन, रसेल कार्सन। कौन सा? साइलेंट, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्सन। दी साइटेनिक वर्सेस किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी। किसने? सलमान रुश्दी। किसने? सलमान रुश्दी ने। खुद ही कहते हैं। लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक बताइए जल्दी से। विनोद मेहता, विनोद मेहता। विनोद साव नहीं, विनोद मेहता। ठीक है। लखनऊ बॉय, ठीक है। लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक विनोद मेहता। कोई दिक्कत है? मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायणी। तो पेपरवे में हाज कैले रहता है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज। ठीक है। सुटेबल बॉय
विक्रम सेठ और सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। सोज आए वतन, सोज आए वतन प्रेमचंद, बाहरे बाबू प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद, गोदान गोभूमि ना, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है तो पारियों की कहानी पर, सॉरी परियों की कहानी पर। परी जो होती है ना, इंद्रासन के परी, ठीक, किरासन के परी ना, इंद्रासन के, ठीक है। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने परियों की कहानी की चर्चा की है। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर क्यूज को आज समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्यूज आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आप अपने हिसाब से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें तो आपसे कोई ज़बरदस्ती है नहीं। आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कर दीजिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, वीडियो देखते रहिए। चलते हैं, बाय बाय।